हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। ठीक है ना। राइट डाउन द हेडिंग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, Na इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे कोर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है बाइनरी सॉल्यूशन से है, जो भी क्वेश्चन आएंगे बाइनरी सॉल्यूशन से आएंगे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, Na प्लस Nb। ठीक है जी। तो मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, तो ये है किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का। मैंने आपको बताया ना मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे a लिख दूँ तो किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को, हाँ बोलो, हाँ मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे b लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनना, फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखना भी सुनना भी। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हो तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन आप निकालना चाहते हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप न्यूमरेटर पे रख देना, मतलब Na न्यूमरेटर पे जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर पे चला जाएगा। ठीक है जी। इन अ सिमिलर वे अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहते हो, मैं फिर से बता देता हूँ, आप जिसके भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स आप न्यूमरेटर पे रख देना, डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स रख देना। तो x आपके सामने लिख दिया है, x भी आपके सामने लिख देता हूँ, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है जी। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो अगर अगर XA प्लस XB 1 के बराबर है तो XA की वैल्यू XB की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी ना। मान लो मैं आपके सामने 3 कंपोनेंट रख दूं, फिलहाल तो ये 2 कंपोनेंट है, बस ऐसे ही आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, मैंने आपके आगे 3 कंपोनेंट रख दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उन तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो क्या करोगे आप, सब एक कंपोनेंट का बता दो मुझे, बताओ ना अभी। अरे मुंह से बताओगे और कैसे बताओगे, देखो ये बहुत इजी था, आप जो बता नहीं पाए। Na किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने बोला 3 कंपोनेंट कर दो, 3 कंपोनेंट का मतलब टर्नरी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, 2 सॉल्यूट होते हैं। तो Nc इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। ये दोनों आपके सॉल्यूट है, ये दोनों आपके सॉल्यूट है। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से टोटल मोल्स पूछूं, अगर मैं आप लोगों से टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। मैंने आपको क्या बोला, तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करो। तो अगर आप x से निकालना चाहते हो तो जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर पे रखो, डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स। सिंपल तो था, आपने बोला नहीं। XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप XC निकालोगे तो NC डिवाइडेड बाय Na प्लस NB प्लस NC। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। इन अ सिमिलर वे XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन के सम 1 के बराबर है इसका मतलब इनकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी। तो क्या मैं एक जनरल पॉइंट लिख सकता हूँ कि x की जो वैल्यू होगी 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। वापस 2 कंपोनेंट पर आ जाते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को
कि x से 0 है, x से 0 है, x से 0 हो जाएगा तो x भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, मैथमेटिकल रिलेशन आपने निकाल लिया, सॉल्व कर लिया मैथमेटिकली। मीनिंग क्या बताओगे आप कि अगर x a की वैल्यू में 0 रख रहा हूँ, x b की वैल्यू 1 आ जा रही है, तो मीनिंग क्या है इसका? x a 0 है, x b 1 है, क्या मतलब है? मतलब बताओ। सॉल्वेंट है ही नहीं, सॉल्वेंट है ही नहीं तो जो कुछ है सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि वो सिर्फ क्या है, प्योर सॉल्यूट। ठीक है जी, मीन्स प्योर सॉल्यूट, मीन्स प्योर सॉल्यूट। ठीक है जी। सिमिलरली इफ एक्स ए इज इक्वल टू 1, अब उल्टा कर रहा हूँ, एक्स ए 1 कर दिया और एक्स बी 0 कर दिया, अब की बार सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट है, यानी कि प्योर है, तो प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी, समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा देखो, जब मैंने दो कंपोनेंट लिए तो मैंने क्या करा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 कर दिया। तीन कंपोनेंट लिए तो क्या करा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1 कर दिया। चार कंपोनेंट लूँ तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इज इक्वल टू 1, यानी कि बेसिकली सबमिशन हो रहा है। तो जब सबमिशन होता है तो आप लोग क्या करते हो, सबमिशन का साइन लगा देते हो, ऐसा ही कुछ करते हो या नहीं करते? नहीं करते। और किसका सबमिशन कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन का सबमिशन कर रहे हो। मिनिमम सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट तो चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आई, और आई की वैल्यू कम से कम 2 है ना। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, n तक जा सकती है, और इनका सम क्या है, 1। ये जनरल रिलेशन है ना, इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय ये लिख लो, ये तो आता होगा ना। जब कोई चीज़ ऐड होती चले जाती है तो सबमिशन लगाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए मिनिमम आपको दो कंपोनेंट चाहिए, यानी आई की वैल्यू 2 कम से कम होनी चाहिए, मतलब 1 और 2, x1 प्लस x2 ऐसे कह लो आप। ठीक है, x1 सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा, x2 सॉल्यूट के लिए हो जाएगा, और ये वैल्यू n तक जा सकती है, मतलब आई आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सबका सब 1 ही आना है, 1 ही आना है। तो हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी ही आनी है। ये तो पढ़ा होगा यार, जब सबमिशन होता है तो सिग्मा, मल्टीप्लीकेशन होता है तो पाई। चलो अब सीख लो यार। एक बात बताओ, ये ऐड होते जा रहा है ना, ये ऐड होते जा रहा है ना, तो जब कोई चीज़ ऐड होती जाती है तो सबमिशन का साइन लगाते हैं, इसके सबमिशन का साइन है। मोल फ्रैक्शन ऐड हो रहा है तो x, सुनो, मोल फ्रैक्शन ऐड हो रहा है तो x लगा दिया। अब इस x की कुछ तो वैल्यू बताओगे, x1 है, x2 है, x3, x4 है, तो x1 x2 तो था ना, तो मतलब दो कंपोनेंट तो थे ना, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स नीचे डिसाइड करते हैं, कम से कम नीचे रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर। तो i की वैल्यू 2 है, मतलब कम से कम दो कंपोनेंट तो होंगे, और वो n तक जा सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 n, और सबका सबमिशन 1 ही आना है। तो तीन मास फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मोल, तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गई। चौथे डालो एडिंग मोलैलिटी। हाँ करो ना, किसने मना करा है? हाँ भाई बोलो। नहीं, ये कुछ पूछ रहे हैं। एक सॉल्वेंट रखेंगे, 3 सॉल्यूट। हाँ अच्छा, क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? नहीं करती है। सब मास से। कौन एब्सेंट है आज? भूमिका। चलिए आप उतारे फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग मोल फ्रैक्शन, देन पीपीएम, देन चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। सर ये है कैसे फॉर्मूला? यार इतना बड़ा बड़ा लिखने से बचने के लिए ये है भाई। नाम कुछ नहीं है, यही है। नाम क्या है इसका? ये इस साइन का मतलब सबमिशन होता है। ये तो आप इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? आपको मीनिंग भी समझा दिया मैंने। अब आगे बढ़े। मोलैलिटी, नेक्स्ट हेडिंग, फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। ठीक है जी। मोलैलिटी इज डिफाइंड as number of moles of solute. Molality is defined as number of moles of solute. Molality defined as
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। जिस तरीके से आप लोगों ने मोलारिटी पढ़ा था, कि 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम मोलारिटी बोलते हैं। मोलालिटी क्या होता है? 1 केजी के सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया, कितने नंबर ऑफ मोल्स है? मोलारिटी। 1 केजी का सॉल्वेंट लिया, कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसके अंदर? मोलालिटी। ठीक है जी, तो डेफिनेशन ये रही, मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by weight of the solvent in kg। सही बात? ठीक है जी, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको और एक्सपेंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है जी, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मान लो वेट मैंने आपको ग्राम में दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो WA ग्राम में है, तो उसको केजी में करने के लिए क्या करोगे आप? डिवाइडेड बाय 1000, है ना। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय WA। आया समझ में कुछ? ठीक है ना, बस अब ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर। काफ़ी बड़ा था, स्कोरिंग चैप्टर है, 7 नंबर का चैप्टर है ये। बस इसके बाद एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, फिर क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के। पहले एनसीईआरटी के निपटा देते हैं, फिर मैं अपने ले आऊँगा क्वेश्चन। हाँ जी, तो दोबारा से देख लेते हैं एक बारी। मोलैलिटी क्या होता है? 1 केजी के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम मोलैलिटी बोलेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अब मोलर मास। अगर वेट ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है, उसको 1000 से डिवाइड कर दो और ये सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है जी। अगर मान लो वेट ऑफ द सॉल्वेंट आपको केजी में ही दे रखा है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। वेट ऑफ द सॉल्वेंट आपको ऑलरेडी केजी में दे रखा है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, जाहिर सी बात है। WB अपॉन MB इज इक्वल टू 1 बाय WA, और ये वाला WA केजी के अंदर है। ठीक है जी, आगे देखो। यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होगी? बड़ा सिंपल है। ठीक है, या तो आप मोल पर केजी बोल दो, या आप बोल दो मोलल, या आप बोल दो स्मॉल m। ठीक है ना। ये जो इतने 2-3 दिन से हम कर रहे हैं, इतनी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम सीख चुके हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन को ही बताने के डिफरेंट तरीके हैं। बस एक ही बात को बताने के 100 तरीके, 100 तो नहीं, कितने थे? 9 थे शायद टोटल। ग्रुप ए ग्रुप बी ऐड करके 9 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। देखो जरा काउंट करो, ग्रुप ए की कॉन्सेंट्रेशन टर्म और ग्रुप बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को ऐड करो। मेन पहली क्लास में जाओ, 10 बन रहे हैं, 11 बन रहे हैं। मेन पहली क्लास में जाओ, जिसमें मैंने बाइफर्केशन करी थी ग्रुप ए और ग्रुप बी में, कितने बन रहे हैं? 11 बन रहे हैं। तो ये बस एक ही बात को बताने के 11 डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, चलो जी, मोलैलिटी भी ख़त्म हो गया है, मोल फ्रैक्शन भी निपटा दिया। अब चलते हैं लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। 5th वन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ppm बोलते हैं। देखो, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। जैसे आप इसी एयर की बात कर लेते हैं। ये जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ये पॉल्यूटेड एयर है, अनपॉल्यूटेड नहीं है ये, इसमें पॉल्यूशन है। तो इन अदर वर्ड्स, ऑक्सीजन के साथ साथ पॉल्यूशन भी अंदर जाता है ना। तो पॉल्यूटेड एयर है। अब पॉल्यूटेड एयर है तो उसके अंदर पॉल्यूटेंट भी प्रेजेंट होगा।
तो पॉल्यूटेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। सॉल्यूशन के एयर के कंपैरेटिवली कम होगा। तो अगर आप पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? पीपीएम में। ठीक है ना, आप खुद देखो ना, पॉल्यूटेंट का अमाउंट एयर के कंपैरेटिवली बहुत कम है। ठीक है ना, अगर पॉल्यूटेंट का ज़्यादा होता अमाउंट तो हम जी पाते ठीक से। ठीक है ना, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं इसका फॉर्मूला मास के टर्म्स में लिख रहा हूँ। वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट in grams, weight of the solute in grams divided by weight of the solution, ये भी ग्राम्स में होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये तो फॉर्मूला मैंने वेट के टर्म्स में बताया, और जो एग्जांपल मैंने आपको जस्ट अभी बताया वो तो वॉल्यूम के टर्म्स में था, है ना। तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द पॉल्यूटेंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 इज 10 लाख, 1 मिलियन। हाँ जी, हाँ ml मिल। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, इसमें आप लिख लो बेशक लाइन। when the amount of solute is very less as compared to the amount of सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली अगर सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम है, उस केस के अंदर हम पीपीएम के बेसिस पे या पीपीएम की हेल्प से कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। मैंने पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि ये सब जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, 11 फॉर्मूले जो आप लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज हैं। अब आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी कंप्लीट हो गया है, बस क्वेश्चन रह गए। टेक आउट योर एनसीईआरटी। हाँ, एक चीज़ और बतानी है, एक पॉइंट और सुन लो, इसी में ही है। अगर आप सॉल्यूशन को 10 की पावर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, मतलब 1 मिलियन, 10 की पावर 6 इज 1 मिलियन, 10 लाख, ये 10 लाख है, 10 लाख को ही 1 मिलियन बोलते हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे तो 1 पार्ट इन 1 मिलियन इज नोन एज पीपीएम। सॉल्यूशन लिया 1 पार्ट, आपने सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें से एक पार्ट पिक कर लो, 1 पार्ट इन 1 मिलियन इज ऑल्सो नोन एज पीपीएम। ठीक है जी, अब आप एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी, ये सारा टॉपिक एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी 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 1.5, एनसीईआरटी 1.5 डिक्टेट कराऊं क्वेश्चन? नहीं सर, मुझसे देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। सुनो, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। सुनो भाई, मेरी बात भी सुन लो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। आपने सोडियम एसिटेट का मास फाइंड करना है। सोडियम एसिटेट इज दिस CH3COONA, इसका मास फाइंड करना है। ठीक है जी। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, मोलैरिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी को तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और यह है 0.375 और यूनिट इज मोलर। ठीक है ना, और उसने वॉल्यूम भी दे रखा है, कितना? 500 ml। ठीक है, और क्या गिवन है? मोलर मास गिवन है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट कितना गिवन है? 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। आपको बोला गया है कि अगर आपको इतनी, सुन लो क्वेश्चन को समझो, अगर आपको इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है 500 ml के अंदर, तो
तो आपको कितने वेट की ज़रूरत पड़ेगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ml में था। ठीक, WB कितना है वो तो निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा 82.0245। अच्छा, एक चीज़ आपने क्वेश्चन में और नोट करी हो, जब मैंने क्वेश्चन रीड करा था तो एक्वा सॉल्यूशन लिखा हुआ था। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाटर है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन आपको सिखाई है वहीं से सारी खींच रहे हैं इन्फॉर्मेशन। मोलर से पता लगा मोलैरिटी, एक्वा सॉल्यूशन से पता लगा सॉल्वेंट इज वाटर, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट कौन हो गया, यही हुआ ना, बोला हुआ है क्वेश्चन में सॉल्यूट यही है। ठीक है, बस अब फॉर्मूला अप्लाई करो। पहले आप लोग गिवन डेटा लिखेंगे, देन यू विल राइट फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 1000 by V, V is 500 ml, molarity is 0.375, WB is equal to 0.375 into 82.0245, ठीक है जी, इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, करें। WB इज इक्वल टू 15.379 ना 38 कर देते हैं। हाँ बहुत, मुझे पता है इतना एक्यूरेट आंसर कैसे निकाला है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 डन हो गया। अब हम चलते हैं आगे 1.6 की तरफ। चलिए कीजिए 1.6। 1.6 करो। अच्छा, कैलकुलेट, सुनो क्वेश्चन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आपने कैलकुलेट करनी है नाइट्रिक एसिड की इन मोल्स पर लीटर। मतलब क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती है? हाँ जी, क्वेश्चन इज 1.6। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। क्या कैलकुलेट करना है? मोल्स पर लीटर क्या कैलकुलेट करना है? सर मुझे 6 बजे छोड़ देना, 5 मिनट पहले मुझे ना फिजिक्स की क्लास के लिए जाना है। मोल्स पर लीटर क्या कैलकुलेट करना है? किसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर? मोलैरिटी। तो आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। 1.6 हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? डेंसिटी आपको दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.14 ग्राम पर ml। और क्या गिवन है? मास परसेंटेज 69%। नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज आपको दे रखा है, ठीक है नहीं? ठीक है जी। परसेंटेज W/W ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना दे रखा है? 69, ठीक है ना? क्या सॉल्यूशन के क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट के बारे में कोई बात करी? यानी कि सॉल्वेंट क्या है? वाटर। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन कर दे तो ओके, नहीं करा तो टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट ऑलवेज, है तो बस। और एक चीज़ देखो, और मास परसेंटेज गिवन है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन में मास परसेंटेज गिवन होगा तो आपने क्या लिखना है सबसे पहले? लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, है ना? जब सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो गया तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? बोलो ना। बताओ आंसर। अरे सॉल्यूशन का जब 100 ग्राम हो गया, सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? नहीं समझ आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा? माई क्वेश्चन इज, अगर सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? 31 ग्राम। आपको दे रखा है परसेंट। सुनो सुनो, मैं आपको समझाता हूँ, सुनना जरा, ध्यान आएगा, समझ में आएगा। आपको परसेंटेज W/W नाइट्रिक एसिड दे रखा है। लास्ट क्लास में डेफिनेशन क्या सीखी थी हमने इसकी, कि 100 ग्राम के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है इन ग्राम्स इज नोन एज वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज।
अब आपको मास परसेंटेज दे दिया 69, इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर 69 ग्राम का सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या हुआ, इतने डाउट में बोल रहे हो कि अब आपको अपना समझ में आना चाहिए। आ गया, आपको आया समझ में, तो मैडम अच्छा एक्सप्रेशन दो ना। WB69, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, कितना आना चाहिए, 63 आएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे 63 आएगा। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 दैट इज 63। चलो जी, और क्या गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है, और कुछ भी गिवन नहीं है। हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। इधर देखो V ml में है वाला, है ना। अब जरा देखना, ये तो गिवन है, WB गिवन है नहीं है, ऊपर देखो कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा ना यार। अबे तुम इतनी बड़ी, तुमको इतनी बड़ी स्क्रीन होती तुम उस पर नहीं देखते, इस पे देखते हो। तुम इसी पे देख रहे थे अभी। WB आपको 69 मिल गया, MB गिवन है तो निकाल लिया ना मैडम, कहाँ हो। प्रोसेसर रैम खराब हो गई है। नहीं, सिस्टम चल रहा है, रैम खराब हो गई है बस, सिस्टम चल रहा है। अच्छा ठीक है, आगे देखो, ये दो चीज़ें हमने पता लग गई। 1000 तो चलो छोड़ो, V मिसिंग है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब आप गिवन डेटा लिखोगे फॉर्मूला ज़रूर लिखना, और फॉर्मूले लिखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या मिसिंग है और उस मिसिंग क्वांटिटी को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो देखो, डेंसिटी आपको दे रखा है सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जरा क्वेश्चन में बताना मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, भाई पढ़ो ना इसको। 100 ग्राम, तो ये आ गया 100, वॉल्यूम तो निकालना है और डेंसिटी गिवन है, तो 1.41 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.41 ml में आ गया। ये समझ में आया ml में कैसे आता है, ये कहाँ समझ में आया हो, बस वो हाँ सर ने बोला तो आ गया होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर ml, मास की यूनिट है ग्राम, वॉल्यूम की नहीं पता। वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्राम, इसको नीचे लेके जाओ, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सिंप्लीफाई करोगे ml आ गया। अरे भाई, इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ml तो ऊपर ही जाना है। नहीं, वो सिखाना था ना बच्चों की तरह। आप लोग रैम, किसी की रैम हिली पड़ी है, किसी का प्रोसेसर फास्ट चल रहा है तो देखना पड़ता है, ठीक है। वॉल्यूम आ गया है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, पुट कर दो। WB इज 69, ये हो गया आपका 63, ये हो गया आपका 1000, V आपका ये रहा 100 बाय 1.41, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 69 बाय 63, ये हो गया 1000, 1.41 बाय 100। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, करें सॉल्व करें। यस, आंसर इज मोलैरिटी इज इक्वल टू, बताएं, 15.18 विद यूनिट आंसर आपने पैक करना है। ये जो आप निंजा टेक्निक अप्लाई करते हो ना बेटा, इसे मत किया करो। सही है, सही है, सही है। मैं भी कभी स्टूडेंट था। नए बहाने मैं नहीं बता रहा, लिखो 1.11 आ रहा है तुमको समझ में भाई? क्वेश्चन समझो। 1.11
व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, कॉन्सेंट्रेशन फिर से फाइंड करनी है शुगर की। देखो उसने बोला हुआ है इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर, सॉल्यूट का वेट दे रखा है 20 ग्राम, डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। क्वेश्चन इज 1.11, आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, सॉल्यूट का वेट आपको दे रखा है 20 ग्राम, मोलर मास शुगर का खुद कैलकुलेट करो C12 S22 O11, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे रखा है 2 लीटर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। मोलर मास ऑफ शुगर इज 342, जब आप कैलकुलेट करोगे इतना ही आ जाएगा, वेरीफाई कर लेना खुद सही। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आएगा ही नहीं, वॉल्यूम लीटर में है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय V इन लीटर। WB इज 20, 342 इंटू 1/2। चलो सॉल्व करो। हाँ जी, आंसर इज 0.021 with unit molar and enclose the answer is in the box. Enclose the answer in the box. चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.1 1.5 हमने कर लिया है, 1.6 हमने कर लिया है, 1.11 हमने कर लिया, 1.12 करो। हाँ 1.12 क्वेश्चन लिखवाऊँ, 1.12 करना। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, वन 1.2 थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन करवान दो, ये क्वेश्चन करवान दो यार, ये ना 1.12 फटाफट सुनो। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, मिथेनॉल की डेंसिटी आपको दे रखी है, इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा 0.793, यूनिट भी आपको दे रखा है kg पर लीटर, डेंसिटी आपको मिथेनॉल की दे रखी है kg पर लीटर के अंदर। व्हाट, अब जरा क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, इसका मैं कितना वॉल्यूम लूं, इसका मैं कितना वॉल्यूम लूं, इस वाले सॉल्यूशन का जिसकी डेंसिटी मुझे दे रखी है, इसका कितना वॉल्यूम लूं ताकि मुझे 2.5 लीटर का सॉल्यूशन मिल जाए, दैट इज V2, ये V1 हो गया, और मोलैरिटी कितनी मिल जाए, M2 इज इक्वल टू 0.25 मोलर। मैंने गिवन डेटा, इधर देखो, मैंने आपके आगे गिवन डेटा लिख दिया है, मिथेनॉल की आपको डेंसिटी दे रखी है, इसका, इस वाले सॉल्यूशन का आप कितना वॉल्यूम लो ताकि नया वॉल्यूम बन जाए 2.5 लीटर, और नए वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाए 0.25 मोलर। इसका मतलब लॉ ऑफ डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला मुझे समझ में आ रहा है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब पॉइंट ये है, वेयर इज M1, है ना, M1 मिसिंग है ना, अरे बोलो, तो निकाल लेते हैं, डेंसिटी को यूज करके M1 निकाल लेते हैं। तो देखो डेंसिटी आपको दे रखी है, इसका क्या मतलब है, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर 793 ऑफ kg प्रेजेंट है ना, मैं इसे कह सकता हूँ 1 लीटर के अंदर 0.793 इंटू 1000 ग्राम्स प्रेजेंट है, कह सकता हूँ। मिथेनॉल का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल इज CH3OH, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 4, ये हो जाएगा आपका 32, है ना। अब जरा सुनना ध्यान से, 1 लीटर के अंदर इतना kg प्रेजेंट है, 1 लीटर के अंदर इतना ग्राम प्रेजेंट है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या करोगे, 0.793 इंटू 1000 बाय 32, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। 1 लीटर के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो ये मोलैरिटी तो है,
क्या पढ़ा है मोलैरिटी आपने? 1 लीटर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं तो मोलैरिटी तो बोलते हैं। तो 1 लीटर के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो तो ये भी तो मोलैरिटी हो गई। तो ये आपका M1 आ गया, ये आपका M1 आ गया 0.793 इंटू 1000 अपॉन 32। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 0.793 इंटू 1000 अपॉन 32। V1 आपने कैलकुलेट करना है, M2 इज़ 0.25 एंड V2 इज़ 2.5 लीटर। तो ये अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ये वाला वॉल्यूम भी लीटर में ही आएगा। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे बट आप कॉपीड तो इसे लिख लो ना बचाओ। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।